आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत मैपिंग सीखेंगे, मैपिंग को समझेंगे, क्योंकि मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैप दरअसल एक तरीके से आप कहिए कि ये शानदार, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, गुड एक्टिविटी में इसको शामिल किया जाता है। और मैपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए और विजुअल मैप के लिए, या विजुअल आप कह सकते हैं कि मेमोरी के लिए मैपिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग एकदम याद रखेंगे मैपिंग क्या है। किसी भी स्टूडेंट के लिए एक गुड एक्टिविटी है और इसके दो बड़े फायदे होते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा, और दूसरा क्या है, विजुअल मेमोरी में वो जगह या जो कुछ भी आप मैप या एटलस देखेंगे तो वो लंबे समय तक उसका प्रभाव पड़ा रहेगा, है ना। तो मैपिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। और याद रखेंगे मैपिंग का और क्या फ़ायदा हो जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, तो प्रीलिम्स में क्या है कि प्रीलिम्स में सीधे सवाल एटलस से पूछे जाते हैं। किसी भी, मतलब चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, तो किसी भी स्टेट पीसीएस में मैपिंग से सीधे कम से कम 2-3 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। तो मैपिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, प्रीलिम्स में 2 या 3 सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, हमेशा आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा क्या है कि मेंस में, जब भी आप मेंस देने जाएंगे और अगर आप लोग मैप बना दें, डायग्राम बना दें, तो वहाँ पे आपको दूसरों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, तो आप दरअसल मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तीसरा इसका बड़ा फायदा हो जाता है करंट अफेयर्स में कोई भी लोकेशन की बात की जाती है, अगर आप लोग उसको उस समय देखते चलेंगे तो वो स्थान आपको याद हो जाएगा और आपके नोट्स को अपडेट करने में भी बहुत वो फायदा करेगा, हेल्पफुल होगा। तो इस कारण से वो भी आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा, नंबर आपको बढ़ाने में वो मदद करेगा। तो तीसरा बड़ा फायदा हो गया कि आपको जो करंट अफेयर्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक और इसका फ़ायदा हो गया कि जो मैपिंग अगर आप करेंगे तो आपके माइंड को, यानी कि विजुअल मैप तैयार करने में बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है ना। इसके अलावा आप लोग इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए कि अगर आप भारत और पड़ोसी देशों पर अगर निबंध लिखने चले जा रहे हैं तो आप हो सकता है कि यहाँ पे भी एक डायग्राम बना सकते हैं, तो ऐसे में भी फ़ायदा या काम करेगा, है ना। प्रीलिम्स में तो है ही, है ना, तो इस बात को भी आप जरूर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेंस प्रीलिम्स में फ़ायदेमंद है, मेंस में जो मैप है वो प्रीलिम्स में फ़ायदेमंद है, इसके अलावा मेंस में फ़ायदेमंद है, इसके अलावा इंटरव्यू में फ़ायदेमंद है, इसके अलावा करंट अफेयर्स में फ़ायदेमंद है, इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि एसए में भी मैप फ़ायदेमंद है। तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं भारत की मैपिंग को लेकर। और एक बात और याद रखेंगे कि अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी को बिना मैप का पढ़ा तो इसका मतलब कि आप लोगों ने ज्योग्राफी को आधा ही पढ़ा है, और जब आपने ज्योग्राफी को आधा पढ़ा है तो आप लोगों ने ज्योग्राफी को चौथाई समझा है। बिना मैप का तो समझ ही नहीं पाएंगे। इसी कारण से एटलस रखना बहुत ज़रूरी है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आपको एटलस कौन सा लेना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के बारे में मैंने बताया था, तो आप लोग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को जरूर लेकर के ही बैठेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन बूस्टर के लिए काम करेगा एटलस, तो इसको जरूर खरीदेंगे। अब आ जाते हैं हम मैपिंग पे। तो भारत का जो प्रशासनिक संगठन है, हम लोग देखेंगे प्रशासनिक संगठन को, तो भारत जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिला हुआ है। तो इसके प्रशासन में क्या है, 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं रहा, बल्कि अब उसको 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया। और इसके अलावा देखा जाए तो 2 यूटी को आपस में मर्ज भी कर दिया गया है। किसको किसको, तो दादर और नगर हवेली को और दमन और दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया, इस कारण से वो एक हो गया। तो पहले जो आप लोग तेलंगाना के संदर्भ में पढ़ते थे कि भारत 29 राज्य है, और जम्मू कश्मीर जब यूटी में चेंज हो गया तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 28 राज्य हो गए। और आप लोग यूटी पढ़ते थे 9, लेकिन क्या है, दादर और दमन को आपस में मिला दिया गया है, तो जो पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश था अब वो 8 हो गया है। तो भारत में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यही पूछा है कि सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अगर आप सवाल की भाषा को देखेंगे तो आपसे दादर और दमन जो है सबसे नया हुआ, क्योंकि दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है, जो 2020 की बात है। और 2019 में कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट करके 2 यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। ठीक है ना, तो लद्दाख आपको दिख रहा होगा नए मैप में, और जम्मू कश्मीर भी आपको दिख रहा होगा। ये दोनों के दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना।
तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को आप एकदम याद रखेंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है। तो 3 बड़े राज्यों को याद रखेंगे और भारत का सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर है वो है गोवा। तो गोवा को भी आप याद रखेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो नए बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुडुचेरी को ध्यान रखेंगे। पुडुचेरी के बारे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसके भौगोलिक विस्तार को समझें कि ये भारत के 3 राज्यों में इसका जो है वो स्थान है। तो भारत के 3 राज्यों में फैलने के कारण इस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो पुडुचेरी में जो मुख्यतः 4 जो जिले हैं, पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे, तो इन चारों को याद रखेंगे कि ये चारों के चारों जो हैं वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन सा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो तमिलनाडु में पुडुचेरी का 2 जिला हो गया, पुडुचेरी और कराईकल, ठीक है। पुडुचेरी और कराईकल क्या है? तमिलनाडु में हो गया। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में और माहे जो है वो केरल में है। तो पुडुचेरी को भी आप याद रखेंगे। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का फैलाव 3 भारतीय राज्यों में है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पुडुचेरी, यनम, कराईकल और माहे क्षेत्र आते हैं। तो पुडुचेरी को याद रखेंगे। देखिए अभी मैं आपको मैपिंग कराऊंगा, इसका पूरा लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पुडुचेरी को ध्यान रखें कि भारत के 3 राज्यों में उसका फैलाव है। तो आपको यहाँ पे पुडुचेरी दिख रहा होगा, ये पुडुचेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक कराईकल यहाँ इसी के जस्ट नीचे है ना। तो पुडुचेरी और कराईकल आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 जिले कहाँ पे है? तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र में है। एक आपको यनम दिख रहा होगा, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। और आपको माहे दिख रहा होगा, ये माहे पुडुचेरी का है, ये माहे केरल में अवस्थित है। तो पुडुचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक भाग इसका तमिलनाडु में है, एक भाग आंध्र प्रदेश में है और एक भाग केरल में है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है कि पुडुचेरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि उसका जो भौगोलिक फैलाव है वो कितने राज्यों में है। अब जम्मू कश्मीर तो पुराना मैटर हो गया, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। 2019 में इसको हटा, धारा 370 जब हट गया है ना, आर्टिकल 370 हट गया, तो अब ये यूटी में बदल दिया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसको एटलस में और अच्छे से मैं बता दूंगा, अदरवाइज इस पे अब सवाल वैसा नहीं बनेगा, है ना। तो पुडुचेरी को याद रखेंगे। इसके 2 जिले लेह और करगिल हो गए और इसके बाद जम्मू कश्मीर को। तो आगे आने वाले चैप्टर में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसा कैसा सवाल पूछा जा सकता है। बेसिकली पॉलिटी में से सवाल और भी ज़्यादा पूछे जाएंगे, है ना। दादर और दमन को एक में मर्ज कर दिया गया 2020 में, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र। और इसकी जो राजधानी होगी कहाँ पे होगी? दमन में होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे मेन पॉइंट जो हमारा मुख्य विषय है, भारत के पड़ोसी देश। जैसे हम लोग जहाँ कहीं भी रहें हमारा कोई ना कोई पड़ोसी होता है, तो ठीक वैसे ही अपने देश के कुछ पड़ोसी देश हैं। तो उन पड़ोसी देशों में देखें तो पहले आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि पहले देशों का नाम याद रखें। तो भारत का जो पड़ोसी जो देश है वो अफगानिस्तान हो गया, दूसरा पाकिस्तान है, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये कौन से देश हैं? तो ये भारत के वो देश हैं जो भारत के पड़ोस में स्थित हैं, है ना। और इसमें कुछ देश भारत के समर्थन में है या सहयोगी के रूप में है और कुछ भारत के विरोध में भी रहते हैं। तो खैर अब इसको आप लोग मैप के थ्रू समझेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम की बात अगर करें तो सबसे छोटा सीमा बनाता है यहाँ पे पीओके के सहारे अफगानिस्तान, जिसकी जो सीमा भारत की 106 किलोमीटर सटती है इससे, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और भारत का आप इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे तो नॉर्थ वेस्ट साइड में स्थित है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। आपको चीन दिख रहा होगा तो चीन भारत का पड़ोसी देश है। आपको नेपाल दिख रहा होगा, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। आपको भूटान दिख रहा होगा, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार दिख रहा होगा और बांग्लादेश दिख रहा होगा। ये सब के सब भारत के पड़ोसी देश हैं। और अब इसके आगे हम लोग देखें तो इस पर सवाल अच्छे पूछे जाएंगे कि भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो अभी हम लोग पड़ोसी देश को तो देख लिए, लेकिन अभी समझेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है, पूर्व में म्यांमार है, बांग्लादेश है, और सबसे दक्षिण में देखें हम लोग तो दक्षिण पूर्वी भाग में श्रीलंका स्थित है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है ना। और एक तरफ मालदीव भी है जो भारत का पड़ोसी देश है। तो दक्षिण पूर्व में श्रीलंका है और दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। तो फिलहाल अभी हम लोग
देशों को ही देखते हैं और देशों को देखने के बाद अब इन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं या सीमा बनाते हैं उसको देखेंगे और यहीं से सवाल ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होगी। आगे भी पहले पास्ट में पूछे गए हैं, आप लोग घटना चक्र के पीवाईक्यू को देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने सारे सवाल बने और आगे भी इस पे सवाल बने जाएंगे। इसलिए मेरा फोकस ये है कि आप लोग जब भी एटलस के सहारे भारत को समझ रहे हैं या भारत के प्रशासनिक संगठन को देख रहे हैं तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम को आप जरूर याद रखें। तो अगर एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको विजुअलाइज करने की आवश्यकता होगी, तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। यानी कि माइंड में अगर आप ध्यान रखें तो माइंड मैपिंग कर लें ताकि अगर सवाल पूछा जाए तो सीधा आप इसके आंसर को दे सकें, है ना। तो माइंड मैपिंग बहुत जरूरी है। एक जो देश है श्रीलंका, वो दरअसल भारत का क्या है, पड़ोसी देश तो है, लेकिन इसकी जो सीमा है वो पाक स्ट्रेट के सहारे अलग होती है ना। तो जो पाक जलडमरू मध्य है वो मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग और संकरी जो चैनल है वो श्रीलंका को भारत से करता है, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट के सहारे यानी कि पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्री जो चैनल है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। यानी भारत का जो तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका का जो जाफना प्रायद्वीप है, इन दोनों को एक चैनल अलग करता है जिसको हम लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं। इसी के सहारे भारत जो है श्रीलंका से अलग दिखाई देगा। तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों का दोनों क्या है, बंगाल की खाड़ी का ही एक पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और इसी को यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। तो ये भारत देश है, यहाँ पे आपको कन्याकुमारी दिख रहा होगा और यहाँ पे तूतीकोरिन दिख रहा होगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप यहाँ पे जाएं तो रामेश्वरम है ना, और उसके बाद आपको ये दिखाई देगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी, तो पाक इन दोनों को कौन सा जोड़ता है, तो पाक स्ट्रेट जोड़ता है, पाक बे, है ना, पाक बे नहीं, पाक स्ट्रेट। तो पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ने वाला जो तंग और नैरो जो चैनल है वो पाक स्ट्रेट है और इसी के सहारे श्रीलंका क्या है, भारत से पृथक होता है। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत श्रीलंका से किस स्ट्रेट के माध्यम से अलग है, तो पाक स्ट्रेट को याद रखेंगे। जो रॉबर्ट पाक जो ब्रिटिशर्स थे उनके नाम पे इस स्ट्रेट का नाम रखा गया है और पाक स्ट्रेट पाक बे को और गल्फ ऑफ मन्नार को ही जोड़ता है। जल डमरू मध्य कहने का हो गया कि वहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति वो डमरू के जैसा है जिसमें दोनों किनारे उठे हुए हैं और बहुत ही नैरो संकरा रास्ता है जहाँ से जो जहाज हैं वो गुजर जाते हैं। तो इसी स्ट्रेट का नाम पाक स्ट्रेट रखा गया है जो पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे देखें तो अब भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, यहाँ पे आपको देश और यहाँ पे उसकी लंबाई। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है और किसके साथ सबसे कम लगती है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि वो देश जिसके साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत की लग रही है, तो इसका एक कोड है बचपन में MB किया, यानी कि बच बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। तो बच बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो बस से बांग्लादेश इसकी सबसे ज़्यादा सीमा जो है भारत के साथ मिलती है, 4096 किलोमीटर लगभग इतना है किसका, बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना है, लगभग 3488 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा जो है वो भारत के साथ इसकी बनती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनता है। चौथे पे नेपाल है, लगभग 1751 किलोमीटर। तो बचपन को याद रखेंगे। उसके बाद MBA, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यहाँ से सवाल देखिए कैसे पूछ जाएंगे कि किस देश की सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, तो सबसे नंबर पे बांग्लादेश है। किसकी सबसे कम लगती है, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर मात्र लगती है, वो भी भारत को उत्तर पश्चिम दिशा में। अब यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्रमशः 3 बड़े और 3 छोटे, यानी कि आरोही अवरोही का क्रम में अगर आपको दे देगा तो भी आपको सिर्फ एक कोड से यानी कि बचपन में MB किए से आपको पता चल जाएगा। उसके आधार पर आप लोग इसका सही और गलत आंसर एलिमिनेट कर लेंगे, छांट लेंगे आप लोग कि कौन सा उत्तर सही है या फिर कौन सा उत्तर गलत है। इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसा सवाल ये नहीं पूछा गया कि भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है, बहुत पूछा जाएगा आप लोगों से, बांग्लादेश का पूछा जाएगा या फिर चीन। दो टॉप 2 का आप लोग नाम याद रखेंगे,
और मान लीजिए कि सबसे कम सीमा पूछा गया है और अफगानिस्तान नहीं दिया होगा, तो आप लोग बचपन में एमबीए किया वाले फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा कि अगर अफगानिस्तान ही तो फिर भूटान हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही सवाल पूछे आप लोगों से जाते हैं। अब देखें हम लोग कि वो देश जिसके साथ भारत जो सीमा बना रहा है, तो उसमें भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं वो इन देशों के साथ सीमा पर स्थित है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सीमा रेखा भारत की किसी पड़ोसी देश के साथ है तो बांग्लादेश के साथ है, 4097 किलोमीटर लगभग है। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे असम, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे त्रिपुरा और 5वें पे मिजोरम। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा मिलती है और भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। तो पश्चिम बंगाल को आप लोग याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। तो भारत के 5 राज्य अगर सीमा बनाते हैं तो उसमें नंबर 1 आप लोगों ने सीख लिया, बांग्लादेश याद भी हो गया होगा आपको, इसको याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे आप लोग देख रहे हैं कि असम जो है वो 2 तरफ से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान हो गया असम का, असम को भी आप याद रखेंगे। तीसरा आप लोग मेघालय को देखें तो मेघालय भी बांग्लादेश के साथ सीमा बना ही रहा है। उसके बाद देखें तो त्रिपुरा आपको दिखाई देगा और 5वें पे मिजोरम। तो भारत के ये 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, इसको आप लोग एकदम बिल्कुल माइंड मैपिंग कर लेंगे कि अगर इस पर सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे, सही सॉल्व कर देंगे। अगर गलत उत्तर रहेगा तो आप लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे, छांट देंगे। इसमें सवाल होगा कि क्या मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो नहीं। क्या नागालैंड की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है? तो नहीं है। तो क्या अरुणाचल की है? वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। यानी उत्तर पूर्वी भारत के इन राज्यों को हम छांट दें तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश के साथ जो है ये राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि असम सीमा बना रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मेघालय सीमा बनाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि त्रिपुरा बनाता है और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। आप लोग इसको एटलस के सहारे एक बार और रिवीजन कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में ये लंबे समय तक के लिए बन जाए और एग्जामिनेशन में जाएं तो सिर्फ विजुअलाइज करेंगे तो आपको जो इसका आंसर है वो दिख जाएगा। तो मैपिंग इसलिए कराई जाती है कि जिन स्थानों को आप लोग पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए ताकि गलती होने की संभावना नहीं रहे। आज ही नहीं, 10 साल के बाद भी गलत ना हो। आपसे कोई पूछे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ पश्चिम बंगाल तो लगता ही है। क्या असम लगता है? हाँ असम भी लगता है। तो ये दरअसल एक बार पढ़ने से और 2 से 3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो दिमाग में सीधे आपका छप जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग समझ गए होंगे। बाई द वे कभी मिस्टेक होगा तो वो एक दो बार आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपके दिमाग में स्थायी रूप से ये बन जाएगा इमेज, है ना। तो आप लोगों ने देखा बांग्लादेश का। अब आप लोग आगे देखें चीन के साथ। तो बचपन में एमबीए किया, बांग्लादेश के बाद किस देश की सीमा भारत के साथ लगती है? तो चीन की। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे चीन जो है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाता है। तो चीन के साथ देखें तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सीमा बनाता है। भारत के वो 4 राज्य कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। नंबर 1 आप लोगों को याद हो गया होगा, अरुणाचल प्रदेश जो लगातार विवादों में रहता है ना, अपने क्षेत्र के कारण कि कहीं ना कहीं ये चीन इस पर डिमांड करना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा सिक्किम, ठीक है। तीसरे पे आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड, चौथे पे आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा। यानी भारत के 4 राज्य जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे सिक्किम, तीसरे पे उत्तराखंड और चौथे पे हिमाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। और 1 केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे लद्दाख। अब देखिए यहाँ पे 2 संभावित सवाल पूछे जा सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। पहला ये पूछा जा सकता है कि क्या जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ मिलती है? तो जब आर्टिकल 370 था ना तो जम्मू कश्मीर की सीमा ही चीन के साथ मिलती थी। हम लोग राज्य के रूप में कश्मीर को देखते थे तो जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ लगती ही थी। लेकिन जब से केंद्र शासित प्रदेश बदल गया है तो अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है, लद्दाख की लगती है। तो 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है वो हो गया लद्दाख। आप इस बात को याद रखेंगे। और उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए हमेशा यह सवाल पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया कि क्या असम की सीमा चीन के साथ लगती है। तो आपको एकदम ध्यान रखना है
कि कभी ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ में सुना कि असम के साथ चीन का विवाद चल रहा है, चीन जो है असम के किसी क्षेत्र पर दावा करा? नहीं, आप लोगों ने क्या सुना? अरुणाचल प्रदेश का। तो इस कारण से आप लोग याद रखेंगे कि असम जो है वो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है हमेशा। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों से ये कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसको आप लोग विजुअलाइज करें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा चीन के साथ मिलती है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग उंगलियों पे काउंट कर लेंगे कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा अरुणाचल प्रदेश का जिसकी सीमा चीन के साथ मिलती है, दूसरे नंबर पे सिक्किम को देखा जिसकी सीमा चीन के साथ मिलती है, उसके बाद आप लोगों ने उत्तराखंड को देखा, फिर हिमाचल प्रदेश को देखा और फिर लद्दाख को देखा। तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा चीन के साथ मिलती है। मुझे लगता है कि आपके माइंड में ये बिल्कुल फिट बैठ गया होगा, बिल्कुल प्रिंट हो गया होगा कि याद आपको हो ही जाए, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने बांग्लादेश और चीन को देख लिया, तो अब आते हैं हम लोग प पे, यानी कि पाकिस्तान पे आते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। इन 3 राज्यों को हम लोग सबसे पहले मैप में देखते हैं। तो सबसे पहला नीचे से स्टार्ट करते हैं, दक्षिण से। तो गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपको मुझे लगता है कि ये सबसे आसान रहा याद करने का। यहाँ पे हमेशा एक कन्फ्यूजन होगा कि क्या जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता? तो हाँ, अब तो बनाता है, पहले भी बनाता था। तो यूटी बनने के बाद आपके दिमाग में ना कन्फ्यूजन हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर सिर्फ चीन के साथ ही सीमा बनाता मिले। नहीं, जम्मू कश्मीर अब पाकिस्तान के साथ बनाएगा, पहले वो चीन के साथ भी बनाता था, अफगानिस्तान के साथ भी बनाता था। तो अब जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अविभाजित जम्मू कश्मीर जो 2019 में था, आर्टिकल 370 के समय था, तो जो जम्मू कश्मीर था वो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चीन के साथ सीमा बनाता था। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाते हैं। और इस पे यकीन मानिए पिछले 5 सालों में एक भी सवाल नहीं पूछे गए। तो आगामी परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना इस पे होगी। तो सबसे पहला राज्य आपको गुजरात याद रखना है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये बात भी प्रिंट हो गई होगी, याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे सकता है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सीमा बनती है पाकिस्तान के साथ? तो नहीं, हिमाचल की सीमा सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ बनती है। उत्तराखंड की सीमा सिर्फ और सिर्फ चीन नहीं बल्कि नेपाल के साथ भी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि उत्तराखंड की सीमा नेपाल के साथ और चीन के साथ, और हिमाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ बनती है। यहाँ पे भी आपको सूक्ष्म अंतर है, लेकिन आपको इसी के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों को अपना एक माइक्रो नोट्स बनाना पड़ेगा, ताकि हमेशा इस बात को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहे कि क्या उत्तराखंड सिर्फ चीन के साथ सीमा बनाता है? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ नहीं बल्कि नेपाल के साथ भी उत्तराखंड सीमा बनाता है। तो आप लोग इसको याद रखिए। जैसे स्टेटमेंट में ही सवाल पूछ दे कि ये राज्य जो सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ सीमा बनाता है, क्या सही है या गलत है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर हिमाचल के साथ रहेगा तो सही है, और सिर्फ उत्तराखंड रहेगा तो गलत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले देश को देखते हैं, नेपाल को। तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें बिहार भी शामिल मिलेगा आपको। तो आप लोग इसको मैप में देखें। सबसे पहले अगर हम लोग नेपाल के साथ देखें तो उत्तराखंड क्या है, सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल सीमा बनाता दिखाई देगा, और यहाँ पे सिक्किम बनाता दिखाई देगा। तो इन 5 राज्यों को याद रखेंगे, जिसमें बिहार भी शामिल है। तो खास करके बिहार उन ग्रुप में शामिल है जिनमें 5 राज्य हैं। कौन कौन से ये ग्रुप हैं? तो सबसे पहला आपको उत्तराखंड दिखाई देगा, नंबर 1, जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तीसरे नंबर पर बिहार, जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल, सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, वो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और सिक्किम, ये भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के 5 राज्य, जिसमें बिहार भी शामिल है, किसके साथ सीमा बनाता है? तो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। इस पे संभावित सवाल एकदम बन सकता है 71st बीपीएससी में या यूपीपीएससी में, एकदम से आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं,
और कौन से 4 राज्य हैं? तो सबसे पहला हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे नागालैंड, तीसरे पे मणिपुर और चौथे पे मिजोरम। तो ये भारत के 4 राज्य वैसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भी आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर उत्तर से दक्षिण सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश को आप लोग याद रखेंगे जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद नागालैंड जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तीसरे पे मणिपुर हो जाएगा जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। और चौथे पे जो है मिजोरम हो जाएगा जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको याद हो गया होगा। थोड़ा मैं फास्ट बोल दिया हूँ, इस कारण से आपको दिक्कत हुई होगी। वास्तव में मैं अब स्लो होकर के पढ़ाता हूँ। सबसे पहला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है म्यांमार के साथ। आपके दिमाग पर ये बात मेरी प्रिंट हो जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर नागालैंड है जो किसके साथ सीमा बनाता है? म्यांमार के साथ। तीसरे नंबर पर मणिपुर है जो किसके साथ सीमा बनाता है? और चौथे नंबर पे मिजोरम है जो किसके साथ? तो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। वापस आप लोग याद करें मेरे साथ, पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी अगर आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, तो भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो अगर उत्तर से दक्षिण रहे या दक्षिण से उत्तर रहे तो भी आपको ये सवाल बना देना चाहिए। उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपको म्यांमार के साथ मिलती दिखाई देगी। दूसरे नंबर पर नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ मिलती दिखाई देगी। तीसरे नंबर पर मणिपुर की सीमा म्यांमार के साथ मिलती दिखाई देगी। और चौथे नंबर पर मिजोरम की सीमा म्यांमार के साथ मिलती दिखाई देगी। तो भारत के इन्हीं 4 राज्यों के नाम को आपको याद रख लेना है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप लोग इसको हिट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे, तो म्यांमार के साथ त्रिपुरा की सीमा नहीं लगती, ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। मेघालय की नहीं लगती है और असम की भी नहीं लगती है। तो लगे हाथ इसको भी आप अलग से नोट कर ले। उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती, जिसमें सिक्किम भी शामिल हो जाएगा, है ना। तो उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्य, सिक्किम की सीमा नहीं लगती है, असम की सीमा नहीं लगती है, मेघालय की सीमा नहीं लगती है और त्रिपुरा की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो लगती किसके साथ है? वो 4 राज्य, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर नागालैंड, तीसरे नंबर पर मणिपुर और चौथे नंबर पर मिजोरम, जिसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो इस म्यांमार का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। मुझे लगता है कि आपको याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है भूटान। बच्चा सा राज्य है जिसमें 4 भारतीय राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है। तो भूटान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लैंड लॉक्ड राज्य या देश है, जिसकी अगर हम सीमा देखें तो भारत के साथ मिलती है। और भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा इस देश के साथ लगती है। तो भूटान को वापस हम लोग देखें तो सबसे पहले देखें तो सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसलिए मैंने कहा था कि असम की सीमा चीन से नहीं लगती है, लेकिन असम की सीमा किससे लगती है? भूटान के साथ लगती है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। और असम की सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भी लगती है ना। तो भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो इन चारों राज्यों को आप लोग याद रखेंगे। भूटान के संदर्भ में अगर सवाल पूछा जाए तो बना देंगे। वैसे मैं MCQ जब कराऊंगा तो इस पर सवाल पूछूंगा, तो भी आप लोग एटलस खोल करके रखे रहिएगा। जब भी आप लोगों को दिक्कत होगी तो एटलस में सीधा देख लेंगे क्या दिक्कत है। अफगानिस्तान बेचारा है। अफगानिस्तान के साथ भारत की कौन सी यूटी लगती है? तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। तो अफगानिस्तान वाला सबसे आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो श्रीलंका है वो भी किसके साथ? तो पाक स्टेट के सहारे अलग है। और पाक स्टेट किन 2 गल्फ को जोड़ती है? तो गल्फ ऑफ मन्नार को और पाक बे को, है ना। ये दोनों किसका भाग है? तो बंगाल की खाड़ी का ही भाग है। तो रॉबर्ट पाक के आधार पे पाक स्टेट का नाम रखा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग श्रीलंका पे। तो श्रीलंका भी मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया। तो पाक स्टेट के सहारे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य का जो नामकरण किया गया था वो तत्कालीन ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, इसको आप लोग पाकिस्तान मत समझेंगे। रॉबर्ट पाक जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के उस समय के गवर्नर थे। बस इतना ही जानना, ये पूछा आप लोगों से नहीं जाएगा। तो इस बात को आपको बस ध्यान रखना है। इंटरव्यू में बाय द वे आप लोगों से पूछ दे, है ना। अब कुछ जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को आप लोग याद रखेंगे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो लगभग 4096
0.7 यानी कि 4097 लगभग किलोमीटर बनाता है। और सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ भारत की लगती है जो 106 किलोमीटर की होती है ना। तो मैपिंग में आज मैंने आप लोगों को भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जिन भारतीय राज्यों की सीमा लगती है उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। आज भी मैं छोटा ही क्लास रखता हूं ताकि आप लोग इंटरेस्ट सबसे पहले पैदा करें। एटलस खरीद ले अगर ना हो तो, और अगर है तो एक बार देखें और इतने को विजुअलाइज कर लें एटलस देखने के बाद ही। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी ये क्लास। आप लोग फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में ज़रूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो ओपिनियन है वो रख दीजिएगा। कमेंट करना सबको ज़रूरी है। जो लोग भी लाइव क्लास देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे ताकि एल्गोरिदम इसका मेरा जो एल्गोरिदम है वो मेरे एडिटर को पता चलते रहे कि वो मुझे सलाह देते रहता है कि आप इस टॉपिक पे आंसर या वीडियो बनाइए, है ना। तो भूगोल का जो क्लास है वो तभी चल पाएगा जब आप लोग इसको देखें और जो देख रहे हैं वो बताएं मुझे कि हाँ आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है। अब आप इसमें कोई काउंटर सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक कमेंट बॉक्स छोड़ दीजिएगा लास्ट में, डेली छोड़ देंगे, ऐसा ना हो कि एक दिन कर दिए दूसरे दिन नहीं किए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर देंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग दिलचस्पी के साथ इस क्लास को देख रहे हैं और अगले दिन मैं आपके लिए क्लास लेकर के आ जाऊँ। क्योंकि लगता है देखिए ऑफलाइन में क्या होता है ना कि स्टूडेंट बैठे होते हैं तो वो जो डिमांड करते हैं वो डिमांड को पूरा करना आसान हो जाता है, उनको भी लगता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि ये जो कनेक्शन है मेरा और आपका, तो ये ना तो इंटरेक्शन हो पाता है और ना ही कोई कनेक्शन बन पाता है। इस कारण से आप लोग ऑनलाइन को भी कहते हैं कि ये खराब है। नहीं, ये खराब नहीं है। अगर आप लोग अपने प्रश्न को लिखेंगे तो मैं उसको पढ़ करके जवाब जरूर दूंगा, है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर से करते रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग नाइस क्लास लिख दीजिएगा, गुड क्लास लिख दीजिएगा, ऑसम लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो जरूर से कमेंट कर देंगे। आप सभी को थैंक यू।